ये आपका आज का टॉपिक है क्षेत्रीय अध्ययन। चैप्टर नंबर 9 है आपका, क्लास 9 का। ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर 9 क्लास 9, ठीक है। हाँ, क्षेत्रीय अध्ययन ये भी आपका एक ही वीडियो में आपका वन शूट में खत्म हो जाएगा। हाँ, एकदम निचोड़ है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो और भी आपको ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए, पहली बात करते हैं क्षेत्रीय अध्ययन। ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। क्षेत्रीय अध्ययन कहने मतलब ना अपने क्षेत्र का अध्ययन करना क्षेत्रीय अध्ययन कहलाता है। क्लियर है? अपने क्षेत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है जी? क्षेत्रीय अध्ययन करना। मतलब टोला का अध्ययन करना, चाहे अपने गांव का अध्ययन करना, कस्बों का अध्ययन करना, शहर का अध्ययन करना, नगर का अध्ययन करना, ये सब क्या कहलाएगा? क्षेत्रीय अध्ययन कहलाता है। आपकी नगर में कितनी जनसंख्या, आपके नगर में कितने कुआं हैं, आपके नगर में कितने तालाबे हैं, ये सब क्या कहलाएगा? क्षेत्रीय अध्ययन कहलाता है। आपका नगर साफ सुथरा है कि नहीं है, आपके नगर में चापाकल से जो पानी है, सुनिए ध्यान से, आपके नगर में चापाकल से जो पानी है क्या कमी पर निकल जाता है कि बहुत नीचे पाइप डालने पर निकलता है? अगर बहुत नीचे पाइप डालने पर निकलता है, सुनिए इधर आपको, अगर बहुत नीचे पाइप डालने पर पानी निकलती है तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो आपका भूमि जो जल है ना, उसमें गिरावट आ गई है। क्या आ गया है? गिरावट आ गया है। अब इसको सुधार करना है तो आप क्या करेंगे? तो जब वर्षा होती है ना, तो उस वर्षा के पानी को आप क्या करेंगे कि गड्ढा में, मतलब एक जगह आप आसपास में, मतलब अपने घरों के आसपास में गड्ढा खोद देंगे और उसको पानी को वहाँ पर गिराने का प्रयास करेंगे। और वो पानी क्या हो, जब गड्ढा में जब जाएगा ना, तो आहिस्ता आहिस्ता रिस कर फिर नीचे चला जाएगा। कुछ ही पानी का वाष्पोत्सर्जन ऊपर की तरफ होगा। इसके अलावा जो मतलब सरकारी कार्यालय होता है, सरकारी कार्यालय का नाम सुने हैं ना, तो सरकारी कार्यालय में क्या करें, जो छत का पानी होता है ना, उस छतों में ऐसे पाइप, मतलब छतों को मतलब ऐसे तो बना देते हैं और पाइप के माध्यम से उसे ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदकर टंकी बना देना चाहिए कि उसी टंकी में हमेशा पानी जाएगा और फिर अंदर रिश्ते रिश्ते आपका चला जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब सूखता उखता का आप नाम सुनते होंगे, मतलब बोलचाल की भाषा में। तो उसी तरह आपके टंकी बना दिए जाएंगे ताकि पानी क्या जी अंदर चला जाए और जो ज़मीन का मतलब नीचे का जो पानी का स्तर है ना, वो ज़्यादा नीचे न भागे। नहीं कहते पानी जो है बहुत नीचे भाग गया है, इनार की पानी बहुत नीचे भाग गई है, मतलब भूमि जल में गिरावट आ गया है। क्या आ गया जी? गिरावट आ गया। अब इसे सुधार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गड्ढा आए, हाँ, मतलब जो पानी वर्षा का हो रही ना, उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। बर्बाद क्या जी? नहीं, जितना बचत करने का प्रयास हो उतना बचत करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही भाई साहब, एक अगर मान लीजिए कोई हमेशा मतलब 1 से 1.5 बाल्टी में हर कोई नहा लेता है, तो 1 से 1.5 बाल्टी में नहा लेना चाहिए। ये नहीं कि 10 बाल्टी से ही नहाएंगे, 5 बाल्टी से ही नहाएंगे। अब मान लीजिए कि 1 बाल्टी से बर्तन धोया जाता है तो 10 बाल्टी से नहीं धोएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी को गिराएंगे। ठीक है ना जी? मतलब लिमिट में यूज करना है, जितना आपको आवश्यकता है उतना ही यूज कीजिए। ठीक है, ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर देख लीजिए कहीं नल कहीं खुला है ना, सुनिए, कहीं नल खुला हुआ है तो आपका फर्ज बनता है कि उसे जाकर बंद कर दें। नहीं, नल निकाल के मत भागिएगा, नहीं तो वो पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जल ही क्या जी? जीवन है। जल बिना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये क्षेत्रीय अध्ययन का मतलब है कि अपने आसपास का जो क्षेत्र है ना, उसी का स्टडी करना ही क्षेत्रीय अध्ययन कहलाता है। आपके आसपास में साफ सुथरा है कि नहीं है, अगर साफ सुथरा कम रखिएगा तो प्रदूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? प्रदूषण हो जाएगी। ठीक है, और प्रदूषण ये क्या होगा, इसके कारण कैसे होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सारे डाटा आप लोग जानेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रीय अध्ययन की बात करें तो यह भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है। भूगोल क्या जी? एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें अपने क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। तथा यह एक उपागम है। तथा यह क्या जी? उपागम है। अब ये उपागम कहने का मतलब क्या समझिए। उपागम मतलब है कि इसमें अलग अलग क्षेत्रों की सामाजिक और संस्कृति, अलग अलग क्या जी? क्षेत्रों की सामाजिक, क्या जी? सामाजिक और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। अब मान लीजिए कि मतलब जैसे बात हैं, छपरा में कुछ अलग सामाजिक संस्कृति होगा। अगर आप उसके आगे जाएंगे, मतलब मान लीजिए दूसरे गोपालगंज जिला में जाएंगे, तो वहाँ की सामाजिक और संस्कृति की क्या होगी जी? अलग होगी। और राज्य की बात लीजिएगा तो यूपी में सामाजिक संस्कृति क्या होगा? कुछ अलग होगा। बिहार में जाइएगा तो क्या, बिहार में आप हाल ही हैं, तो बिहार में सामाजिक और संस्कृति का जी अलग होती है। और एक और बात मेरे को बात याद रहा है सामाजिक संस्कृति से, कि विश्व का पहला धर्म, मुझे गर्व है इस बात को कहने पर, विश्व का पहला धर्म जो है कौन है? तो आप याद रखना, सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब हिंदू धर्म। तो विश्व की सबसे पहली धर्म क्या है? तो कौन से धर्म जी? सनातन धर्म है। यानी सनातन धर्म मतलब क्या जी? हिंदू धर्म है। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि मैं क्या हूँ जी? हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म मेरा क्या जी? विश्व का सबसे पहला धर्म है। तो आपसे कोई पूछ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं कि विश्व का सबसे पहला धर्म क्या है?
सनातन धर्म है। सनातन धर्म मतलब क्या जी? हिंदू धर्म है। तो कुछ लोग कितना भी बकते रह जाए कि पहले मेरा धर्म आया था, मेरा धर्म आया था, इसे कोई बात नहीं है भाई साहब, किताब उठाकर देख लो किसकी पहले धर्म आई थी। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए अंकुरों पर। अब एक और बात देखिए, हमने बताया क्षेत्रीय, देखो जी यह भूगोल का महत्वपूर्ण अंग है तथा यह क्या जी? एक उपागम है। यह एक वर्ड याद रखिएगा, ये क्या जी? उपागम है। आपसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षेत्रीय अध्ययन क्या है, कौन सी क्या मतलब क्या है एक, तो यह एक उपागम है। क्या जी? उपागम है। इस उपागम के द्वारा हम लोग अलग अलग जगहों की मतलब है क्या क्षेत्रों की स्टडी करते हैं और वहाँ पता करते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। उसके अनुसार सरकार की मदद लेते हैं और वहाँ पर उस तरह का व्यवस्था सही की जाती है कि चापाकल नहीं है तो चापाकल को लगवाने की प्रयास करते हैं। ठीक है, हाँ वही बात है। अब आगे देखिए, क्षेत्र में जाकर आंकड़ा एकत्रित करते हैं। क्षेत्र में जाकर जी आंकड़ा को एकत्रित करना, ये क्या कहलाता है? तो प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। ये भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्र में जाकर आंकड़ा एकत्रित करना मतलब कलेक्ट करना कि वहाँ पर क्या चाहिए। आंकड़ा मतलब है डाटा, आंकड़ा मतलब डाटा। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में कोई वार्ड कमिश्नर है और वो मतलब वार्ड कमिश्नर में जीत गए हैं, तो उनका ये काम है मतलब ये फर्ज है योजना बनाने से पहले कि अपने गाँव में घूमना और ये देखना कि कहाँ पे चापाकल है कहाँ पे चापाकल नहीं है। तो अगर देखेंगे उसके बाद निगरानी करेंगे, जाके पता करेंगे हाँ यहाँ पर मतलब नहीं है, इसमें मतलब इस जगह पे नहीं है, इस जगह पे नहीं है, तो उस जगह का पहले वो लिखेंगे कि हाँ यहाँ पे नहीं है, फिर वो दरखास्त भेजेंगे, उसके बाद उधर से आएगा लगाने के लिए। लेकिन वो दरखास्त तो भेज देते हैं, योजना बना के भेज देते हैं, लेकिन आपको अक्सर देखने के लिए मिला होगा कि मान लीजिए 5 जगह लगाने के लिए आया तो इसमें से 3 जगह या 2 जगह लगेगा, बाकी के पैसा समझ रहे हैं ना, बाकी पैसा कहाँ जाएगा? पॉकेट में जाएगा, जेब में जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए आगे बात, ध्यान दीजिए आगे बात देखिए, बिहार में बाढ़ का अध्ययन। अब बिहार में जो है बाढ़ का अध्ययन भी क्या कहलाता है? क्षेत्रीय अध्ययन कहलाता है। कोई बात नहीं, बिहार में बाढ़ का अध्ययन जो है क्या कहलाता है जी? क्षेत्रीय अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? सारे नेता ऐसे नहीं होते हैं, बहुत नेता ईमानदार भी होते हैं। ठीक है, लगभग 90, अब देखिए ईमानदार ही आप बोलिए, कुछ जो है मतलब कुछ ही लोगों के कारण ऐसा हुआ है। उद्योग एवं कृषि का विकास भी क्या कहलाता है? क्षेत्रीय अध्ययन कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में उद्योग क्या जी? उद्योग का विकास नहीं हुआ है। विकास बिहार में उद्योग का विकास है जी? अगर उद्योग का बिहार में विकास हुआ होता तो हम बिहार से दूसरे राज्य में क्यों कमाने जाते हैं? नहीं जाते हैं, अपने इंडस्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, लेकिन कृषि का भाई साहब विकास हुआ है। कृषि का जी विकास हुआ है, आप याद रखना। तो इतनी डाटा में कोई दिक्कत है? मेन डाटा को क्या याद रखना पेपर के लिए कि क्षेत्रीय भाई साहब अध्ययन जो है एक उपागम है, याद रहेगा आपको, उपागम है। दूसरी डाटा यह करना है कि इसे मतलब क्षेत्र में जाकर आंकड़ा कलेक्ट करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है जी? प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। बात क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब आगे बात भी याद रखिएगा कि बिहार में बाढ़ के अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्षेत्रीय अध्ययन कहलाता है। फिर आगे सुनिए, उद्योग एवं कृषि का विकास, किसी राज्य में उद्योग और कृषि का विकास क्या कहलाता है? तो क्षेत्रीय अध्ययन कहलाता है। 4 प्रश्न आपको क्लियर है कि क्षेत्रीय अध्ययन एक उपागम है। दूसरी बात है किसी भी राज्य में जाकर या कहीं भी जाकर वहाँ का आंकड़ा कलेक्ट करना प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। तीसरी बात है क्या कि बिहार में चाहे किसी भी राज्य में वहाँ का स्टडी करना क्या कहलाता है? क्षेत्रीय अध्ययन कहलाता है। चाहे बाढ़ की स्टडी कीजिए चाहे भूकंप का स्टडी कीजिए। ठीक है, हाँ। अब है क्या, भूमिगत जल स्तर खतरनाक स्तर से पर नीचे गिरता चला जा रहा है बहुत ही तेजी से। देखिए पहले एगो पाइप डाला जाता था ना, मतलब बहुत आज से लगभग 30 या 40 साल पहले की बात किया जाएगा, मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन कहा जाता है ऐसा कि 30 से 40 साल पहले जो पानी था ना, एगो पाइप डालने पर भाई साहब पानी आता था। अब पानी का टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता था। आज भी आप गाँव और कस्बों में जाएंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि वहाँ पर 2 पाइप गया है नीचे, लेकिन पानी की मिठास ज़्यादा है। पानी क्या जी? मिठास ज़्यादा है। ठीक है ना, मृद लगता है पानी। लेकिन आप देखेंगे शहरों में वहाँ पर आप देखेंगे 70 फीट भी नीचे गया है, मतलब 3-3 पाइपें चली जाती है, उसके बाद पानी भी कड़वा लगता है। टेस्ट को देख लीजिएगा। और उसी पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती है, क्योंकि जल जब प्रदूषण होता है ना, तो आपको पता है कि जल ही जीवन है, तो उससे क्या होगा? अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती है। वो प्रदूषण में आपको बताएंगे। अब आगे देखते हैं, हमने बताया भूमिगत जल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे गिरता चला जा रहा है। तो आपसे कोई पूछेगा भूमिगत जल का स्तर उठ रहा है कि नीचे गिर रहा है? क्या जी? गिर रहा है।
तो कैसे गिर रहा है भाई साहब? अति दोहन करने से। क्या करने से जी? कोई चापाकल का नल ऐसे ही खुले छोड़ दे रहा है, पानी एकदम पाइप से गिर रहा है, कोई किसी को सुनवाई नहीं है। तो इसमें देखिए आप एक स्टूडेंट है, एक मतलब मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर कहीं गिरते हुए दिखे तो उसे बंद कर दें। और फिर सरकारी कर्मचारियों का भी फर्ज बनता है साथ ही कि कहीं पाइप फट गया है तो उसको जल्दी से जाकर उसको मरम्मत कर दें, ये नहीं कि उसे फटे हुए छोड़ दें। बिहार के नवादा, अब देखिए मतलब थोड़ा तो आप पढ़ रहे हैं तो साक्षर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ जॉब पाइए। साक्षर होने का मतलब ये होता है कि आप सरकारी या प्राइवेट जॉब पाइए और साथ ही अपने व्यक्तित्व को भी बनाइए। आपका व्यक्तित्व मतलब है क्या कि आप अच्छे से मतलब ईमानदारी से काम कीजिए, समझ गए? हाँ, आगे देखिए, बिहार के नवादा, नालंदा और जहानाबाद इत्यादि जिलों में, बिहार के सुनिए, बिहार के कुछ प्रमुख फेमस जिला है। बिहार के नवादा, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद इत्यादि जिलों में नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। नलकूप की तरह क्या जी? मतलब मोटर लगा के ना पानी निकाला जाता है और खेत को पटाया जाता है। सिंचाई मतलब खेत को क्या जी? पटाई जाती है, जिसे भूमिगत जल का स्तर क्या जी? गिरावट है। अब नीचे से पानी निकालकर बार बार उसका यूज कीजिएगा तो नीचे का लेयर क्या हो जाएगा? पानी क्या हो जाएगा जी? दिन प्रतिदिन क्या होगी? कम होती जाएगी। क्या हो जाएगी जी? कम होती जाएगी, गिरावट आती है। अब भाई साहब ये सब चीज़ जो है तो इसको रोकना है तो क्या करेंगे? इसको बचाने के लिए क्या किया जाएगा? तो भूमिगत जल के स्तर को, गिरावट को कम करने के लिए उपाय है। क्या उपाय है भाई साहब? देखिए, वर्षा जलों को जमीन में गड्ढा बनाकर, जमीन क्या जी? गड्ढा बनाकर हम उसे कलेक्ट करेंगे और वो पानी के आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ सूख जाएगा, तो फिर थोड़ा लेयर के क्या जी ऊपर की तरफ आ जाएगी। और इस विधि देखिए, वर्षा जल को जमीन में गड्ढा बनाकर जब पानी को हम लोग सेविंग करते हैं, संरक्षण करते हैं, बचाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? चार्जिंग पिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? चार्जिंग पिट। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन रखेंगे कि वर्षा जलों को जमीन में गड्ढा बनाकर उसको संचयन करना क्या कहलाता है? तो चार्जिंग पिट कहलाता है। क्या कहलाता है जी? चार्जिंग पिट। तो अब बारिश के पानी को गड्ढा खोद के मतलब इकट्ठा कीजिएगा तो इसको क्या कहेंगे? चार्जिंग पिट। अगर आपसे कोई पूछेगा चार्जिंग पिट किसे कहते हैं तो आप बता दीजिएगा कि वर्षा के पानी को गड्ढा बनाकर उसे सुरक्षित रखते हैं, मतलब पानी अंदर की तरफ जाता है तो उसे हम चार्जिंग पिट कहा जाता है। अब आगे देखिए, सरकारी कार्यालय के छत के पानी पाइप के द्वारा, किस तरह जी? पाइप के द्वारा भूमि के टंकी के द्वारा से जोड़ दिया जाता है। मतलब सरकारी कार्यालय जितने भी होते हैं ना, बड़े बड़े कार्यालय जो होती हैं, तो उनको पाइप के द्वारा जमीन के अंदर टंकी रहेगा उसे क्या कर दिया जाएगा? कनेक्ट कर दिया जाएगा और उस टंकी का पानी नीचे क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएगा। अब इस मेथड को क्या कहा जाता है? तो इस मेथड कहा जाता है वाटर हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं जी? वाटर हार्वेस्टिंग। क्या कहा जाता है? वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग को आप मतलब सोचने का प्रयास कीजिएगा, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता होगा? तो मतलब सरकारी कार्यालय होते होंगे, उनके बहुत बड़े बड़े छत होते होंगे, उन छतों को जो मतलब एक जगह बोमा लगा दिया जाएगा, उस बोमा में क्या लगा दीजिएगी? पाइप। क्या लगा दीजिएगा जी? पाइप। और उस पाइप को क्या किया जाएगा? एक ऐसा गड्ढा रहेगा, मतलब एक टंकी रहेगी और उस टंकी से क्या कर जाएगा? उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा कि जब भी बारिश होगी तो पूरा कार्यालय का जो छत का पानी है वो इधर उधर ना जाकर वो जमीन क्या जी? मिट्टी के गड्ढे में जाएगा और आसानी से नीचे की तरफ सूखता चला जाएगा, जिससे कुछ पानी का लेयर ऊपर आ जाएगा। जापान में ऐसा अधिकतर किया गया है, ठीक है। सरकारी कलम बहुत ज़्यादा बनाई गई है, बाढ़ों से बचता है आदमी और पानी का ऊपर भी लेयर ऊपर आता है, दोनों चीज़ के लिए। इसलिए जापान आपका ऐसे आगे नहीं है, बहुत चीज़ों में आगे है टेक्नोलॉजी की दृष्टि से। तो ये आपने समझ गया कि वाटर हार्वेस्टिंग में कोई दिक्कत है आपको? वाटर हार्वेस्टिंग में कोई दिक्कत है जी? चार्ज मिट में, तो चार्ज मिट क्या है? वर्षा के पानी को गड्ढा बना के इकट्ठा कीजिए और वाटर हार्वेस्टिंग क्या है जी? छत के पानी को पाइप से टंकी में लाइए। अब देखिए प्रदूषण, तो प्रदूषण क्या होता है ध्यान दीजिए। तो है क्या कि देखिए आपका वातावरण है ना जी, इस वातावरण में जब अनेक प्रकार के पदार्थें मिल जाती है, ठीक है, या अवांछनीय पदार्थ, अनेक पदार्थ में अवांछनीय, अवांछनीय मतलब जानते हैं? बेकार पदार्थ। अवांछनीय मतलब जी बेकार पदार्थ। जब बेकार पदार्थ मिल जाती है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। तो आपने क्या सुना कि प्रदूषण किसे कहा जाता है? तो जब पर्यावरण में क्या विद्यार्थी? पर्यावरण में अवांछनीय, क्या जी? अवांछनीय मतलब बेकार, ठीक है ना। अवांछनीय मतलब क्या जी? चलिए बेकार लिख देता हूं। अवांछनीय मतलब क्या जी? बेकार। मतलब अवांछनीय मतलब मिट्टी हो गया, धूल हो गया, समझ गए? कोई मान लीजिए आप खेत में कोई बड़ी एकदम जहरीली गैस छिट रहे हैं, वो गैस हो गई, ठीक है। कहीं मान लीजिए मतलब RDX ले जा रहे हो, विस्फोट हो गया तो उसकी गैस है। मतलब अनेक प्रकार की गैसें भी आप बोल सकते हैं। तो है क्या कि पर्यावरण में जब अवांछनीय
पदार्थ, क्या जी, पदार्थ मिल जाते हैं, मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी, बताइए। तो उसे पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण कहा जाता है या कहते हैं। प्रदूषण में कोई दिक्कत है जी? जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी से बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रदूषण हो रहा है। क्या हो रहा है जी, प्रदूषण हो रही है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा कचरा एक जगह फेंक दे रहे हैं, तो वहाँ से क्या होगा जी, प्रदूषण हो रहा है। क्या जी, वहाँ गैसें निकलेगी और उस गैस से अनेक प्रकार की बीमारी आपको होगा। इसलिए ना शहरों में बहुत सारा मतलब बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं लोग। कचरा फेंक देते हैं तो हमेशा मांगते रहता है। हाँ, उसे टाइम टाइम पर देखिए, उसमें दोनों आदमी का फर्ज होता है, मतलब सरकारी कर्मचारी का भी फर्ज बनता है उसे टाइम पर उठा कर लेके जाएं, और आपका भी फर्ज बनता है कि उसे ऐसे ही ना फेंकें, उसे हमेशा कूड़ादान में ही डालें, ठीक है, तब जाकर नहीं महकेगा, कूड़ादान में डालिएगा तो। अब प्रकार की बात करते हैं, तो प्रकार में देखिए मुख्य मुख्य प्रकार देखते हैं। तो देखो जी, एक है जल प्रदूषण, क्या है विद्यार्थी, हाँ, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, और एक देख लीजिए विद्यार्थी का जी, विकिरण प्रदूषण है। क्या जी, विकिरण प्रदूषण है। इसके अलावा भी मृदा प्रदूषण है, बहुत सारे प्रदूषण है। तो आगे देखिए, तो सबसे पहले यह है क्या, जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण का यहाँ पर देखिए कारण पूछ रहा है, तो जल प्रदूषण का कारण कोई बता सकता है, क्या हो सकता है, ये बताइए। नदी में ले जाकर मवेशी को धोएंगे तो जल प्रदूषण होगा कि नहीं होगा जी, जाहिर सी बात है होगा। फिर गर्म पानी, जैसे मान लीजिए कंपनी से जो गर्म पानी निकलता है, उस गर्म पानी को बिना ठंडा किए हुए नदी में प्रवाहित कर देंगे तो जल प्रदूषण होगा कि नहीं होगा जी, होगा। क्या होगा जी, होगा। जब गर्म पानी डायरेक्ट ठंडी पानियों से मिलती है, तो एक साइंस के टीचर होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि जब गर्म पानी ठंडी पानी से मिलेगी तो हम बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे। क्या उत्पन्न होंगे जी, बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, और वहाँ उस पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगी। किसकी मात्रा बढ़ जाएगा जी, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कानपुर के अधिकतर कंपनियां जो है, मतलब जो चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग समझते हैं, तो जब चमड़ा बनता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, उसे अथी करने के लिए, फ्रेश करने के लिए। तो वह गर्म पानी ना बिना ठंडा किए हुए वो नदी में प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या हुआ है कि कानपुर के मैक्सिमम नदियों में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है, और उस फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने से उससे जीव जंतु, मतलब है कि आदमी पिएगा तो मरेगा ही, साथ ही साथ उसमें जो जीव जंतु है वो भी मर सकते हैं, वो भी क्या सकते हैं जी, मर सकते हैं, और मरे भी हैं। इसके लिए कानपुर में मैक्सिमम कंपनियों को वहाँ से आपको हटा दिया गया है। इसके साथ ही साथ कोलकाता में आप देखिएगा मैक्सिमम चमड़ा कंपनियों को बंद कर दिया गया है, ठीक है, ताकि उतना जल प्रदूषण ना हो, इसे कम से कम किया जाए। तो कारण देखिए, जल प्रदूषण पहला कारण देखते हैं, तो है क्या भाई साहब, जल प्रदूषण क्या जी, नदी में मवेशी धोने से, मवेशी क्या जी, धोने से। फिर कहा जाता है, मतलब लोग बोलते हैं जितना घर का कचरा है, मतलब पूजा पाठ है, मतलब जो कुछ भी है सब कुछ ले जाकर नदी में प्रवाहित कर दीजिए, मतलब सब कुछ गंगा जी घोटेंगी। नहीं, देखिए आपका फर्ज है कि देखिए नदी में, मैं नहीं कहता कि नदी में नहीं डालिए, डालिए, लेकिन आपका ही फर्ज बनता है, या सरकारी कार्यालय का भी फर्ज बनता है कि वहाँ पर एक अच्छा सा मतलब बाउंड्री घेर दे और उसी में उसे डाले। ठीक है, नहीं मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब सिस्टम बना देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और आम आदमी को भी ध्यान देना चाहिए कि कम से कम कचरा करे, ठीक है। अब दूसरा ध्यान दीजिए, मतलब कारण क्या है, मतलब वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण कैसे होगा जी, वायु में अपशिष्ट पदार्थें मिल जाएगी, तो अपशिष्ट पदार्थ जानते हैं, वायु में क्या मिल जाएगा तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। आप, हाँ, अवांछनीय पदार्थ, जैसे मतलब क्या, गाड़ियाँ का जो बहुत सारे धुआं निकलती है, जैसे क्या जी, CO2 और क्या जी, CO, जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगी। और ऐसे जब सांस आप लीजिएगा ना, सिर्फ सुनिए पहले, ऐसे गैसों को जब आप सांस लेंगे तो CO लेंगे तो थोड़ा बहुत दम घुटेगा, थोड़ा बहुत क्या होगा जी, दम घुटेगा, उल्टी वगैरह वगैरह होगा थोड़ा बहुत। लेकिन CO लीजिएगा ना, CO2 की मैं बात किया, CO लीजिएगा ना तो यहाँ पर आपको दम तो घुटबे करेगा, पूरा उल्टी पूरा होगा ज़्यादा मात्रा में। और ऐसा भी हो सकता है, एक मतलब साइंस का दृष्टि से मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि एक बंद कमरा है, उस बंद कमरा में कहीं से मतलब होल वोल नहीं है, और उसमें क्या कीजिए, आपका है क्या कि किसी को मारना है, बिना टच किए हुए मारना है,
डोंट टच मी नाम सुने हैं ना, तो बिना टच किए मारना है तो उसे मान लीजिए आदमी सोया हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या कीजिए, CO का गैस छोड़ दीजिए। CO मतलब सर ना कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मतलब क्या जी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आप छोड़ देंगे मतलब गाड़ी ही नहीं, मतलब जो धुआं दे रहे उसको चला के छोड़ दीजिए, तो जब धुआं उसमें रूम में पूरा फैल जाएगा ना, तो वो आदमी सबसे पहले पूरा गहरी नींद में जाएगा। गहरी नींद मतलब एकदम मीठी नींद में चला जाएगा, उसे मीठी मीठी सपने आएगी, बहुत सपने आएगी, इतनी ज़्यादा सपने आएगी ना भाई साहब कि वो सपना से बाहर ही नहीं निकलेगा। अब बिहार महिला जब भाई साहब सुबह जब मॉर्निंग होगी तो ओम नमः शिवाय सुखधामपुर। तो लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे किसी के साथ भाई साहब, ठीक है। बस ये नॉलेज की बात है, आप यार है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये प्रश्न आते हैं कि CO से मतलब है क्या, किसी को मारा जा सकता है कि नहीं मारा सकता? जी हाँ, मारा जा सकता है। आगे ध्यान दीजिए। अब बचाव के लिए क्या कीजिएगा, जल भाई साहब मवेशी को हम लोग क्या करेंगे, उसमें पानी में नहीं धोएंगे। मवेशी को पानी में धोएगा जी, हाँ, मवेशी को नदी में नहीं धोएंगे। नहीं, अगर मतलब जलाना भी है ना तो मतलब इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम प्रदूषण हो। हाँ, तो यहाँ पर तो मतलब यहाँ पर जो शमशान घाट है यहाँ पर दोषी कौन है, सीधा डायरेक्टली मैं बोलूँ तो यहाँ पर मतलब जो कर्मचारी हैं वो क्या जी, दोषी हैं। मैं तो आम आदमी को नहीं बोलूँगा, आम आदमी को थोड़ा बहुत आम आदमी भी दोषी है कि आम आदमी मतलब उसे सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं से चालू करो भाई साहब, चालू करो, ठीक है। तो आगे ध्यान दीजिए। अब बचाव के लिए क्या कीजिएगा, मान लीजिए वायु प्रदूषण है तो प्रयास करना चाहिए कि आपका जो गाड़ी है उस गाड़िया से धुआं हुआ क्या जी, कम निकले। चलाने की बात नहीं है, कम तो चलाना ही चाहिए, साथ ही साथ जब धुआं हुआ दे रही है तो उसको ठीक करा लीजिए ताकि धुआं उतना नहीं दे, ठीक है। हाँ, तो CNG गाड़ी का उपयोग करेंगे, लीजिए, हाँ, नॉन पोल्यूशन, इसे क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा। CNG वाहन का उपयोग करें, ठीक है ना, CNG वाहन का उपयोग करें। और देखिए साउंड पोल्यूशन को रोकना है ना, तो भाई साहब बुलेट आप खरीद रहे हो तो उसमें प्रयास कीजिए कि मतलब ऐसा मतलब साउंड ना लगाए जिससे साउंड पोल्यूशन हो। ओनली फॉर एक इंदौरी साइलेंसर आता है जो कि साउंड पोल्यूशन नहीं करती है, इसके अलावा बाकी जितने भी होते हैं उससे साउंड पोल्यूशन होता है। अगर आप धरा जाएंगे तो आपको भाई साहब जुर्माना लगेगा। अब कितना हो जाएगा तो ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 45 डेसिबल से अगर ज़्यादा हो गया तो उसे साउंड पोल्यूशन माना जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ज़्यादा मतलब देखिए यहाँ तक साउंड पोल्यूशन से जिनका हार्ट की बीमारी होता है ना जी, वहाँ हार्ट भी क्या जी मरते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, पता है आपको, अनेक बार मतलब हार्ट अटैक होता है। अब आगे देखिए, विकिरण प्रदूषण को रोकना है ना, तब परमाणु विस्फोट क्या जी, इसे कम से कम करना चाहिए। विकिरण प्रदूषण किससे होता है जी, परमाणु विस्फोट से, क्या जी, परमाणु बम को छोड़ने वोड़ने से, ठीक है ना, अनेक प्रकार के मिसाइल छोड़ने से सबसे क्या होता है, विकिरण निकलती है अधिक मात्रा में, ऐसे विकिरण प्रदूषण होता है, ठीक है। इसके अलावा भी भाई साहब ध्यान दीजिएगा, विकिरण प्रदूषण को मतलब कम करना है तो आपको मतलब उसको तो रोक लगाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको मतलब कम से कम मतलब ये जो क्या बोलते हैं वातावरण को स्वच्छ रखना पड़ेगा। क्यों भाई साहब, साफ सुथरा रखना पड़ेगा। सेंट रोड जो आप मारते हैं ना, AC उसी जो चलाते हैं उसे कम करना पड़ेगा। क्यों भाई साहब, बताएं कैसे। देखिए, एक आपने नाम सुना होगा ओजोन लेयर, ओजोन परत, ठीक है। तो ओजोन जो लेयर है ना, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को क्या करती है, रोकती है। अगर वो किरण पूरी की पूरी पृथ्वी पर आ जाएगी ना तो क्या होगा पता आपको, विकिरण प्रदूषण होगी। और उस विकिरण प्रदूषण से क्या होगा जानते हैं, त्वचा कैंसर होगा। क्या होगा जी आदमी जब मतलब देखिए त्वचा कैंसर सुनिए, जो ज़्यादा वाइट होंगे ना वो जल्दी ब्लैक हो जाएंगे 100%, ठीक है। और जो थोड़ा सांवले हैं वो थोड़ा उनको भी त्वचा कैंसर होगा, लेकिन उनको क्या होगा, लेट से होगा, ठीक है। वाइट पर वो किरणें क्या हो, डायरेक्ट अवशोषित करेगी, ध्यान दीजिए। तो आप यार है ना, त्वचा कैंसर हो जाएगा, इसके निवारण के लिए हमें क्या जी, कम से कम सेंट, इतर, स्मेल्टिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। AC OC का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जानते क्यों,
कि जो एसी जो है ना उसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं, मतलब अच्छा जो फ्रिज उरिज होता है, फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर, तो इसे गैसें निकलती है जानते हैं। और इस गैसों का एक अणु, सुनिएगा सबसे बड़ी बात है, इस गैस का एक अणु जो है लगभग ओजोन लेयर के 10,000 अणु को नष्ट कर देता है। और ओजोन जब लेयर नष्ट होगा ना तो उसमें छिद्र हो जाएगा, और छिद्र होगा तो सूर्य की किरणें जो है, विकिरण जो है डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी, और आपको क्या हो जाएगा, तापमान जो है ना नॉर्मल जो है ना वो तापमान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। गर्मी जो है पहले से और ज़्यादा पड़ेगी। तो गर्मी बताइए 47 डिग्री सहने नहीं हो रहा है, तो जब 60 डिग्री पड़ेगा तो सहन होगा जी, नहीं होगा। कितना लोग यहीं का स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, बोले कोई दिक्कत है आपको, प्रदूषण में कोई दिक्कत है जी? तो बस आज के लिए इतना, इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।